हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चंस है उसके वीवीआई क्वेश्चंस को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 रिलीज हो चुका है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जा कर के उसे देख सकते हैं। मेरा दावा है कि ये साइंस का जो टोटल अभी हम लोग एमसीक्यूज़ देखेंगे टोटल पार्ट्स में, उतना अगर आप देख लीजिएगा तो आप एमसीक्यू में 100% क्वेश्चंस करके आइएगा, यानी 30 नंबर आपका तो पक्का रहेगा। साथ ही साथ उसके साथ साथ जो टॉपिक्स इसमें क्लियर कराए जा रहे हैं उसके लॉन्ग आंसर्स के बारे में भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो आपके लिए ये जो वीडियो का सीरीज है ना, जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज हम लेकर के उपस्थित हुए हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अंत तक आप बने रहिए। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक इसे शेयर कर दें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। ये जो सेशन होगा उसमें दोनों मीडियम के बच्चे यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा और दोनों मीडियम में डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग है? नहीं है, नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? आपका ऑप्शन है वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राणु, गर्भाशय। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। टेस्टिस, वास डिफरेंस, स्पर्माटोजोआ, है ना, और यूट्रस। चलिए थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, है ना। क्या है कि यानी ये नर नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ठीक है। नर यानी मेल हो गए और मादा यानी फीमेल हो गई। जो पार्ट्स हैं, जो तंत्र के अंग हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। नर में स्क्रोटम, स्क्रोटम स्क्रोटम का मतलब होता है वृषण कोश। वृषण कोश जिसमें वृषण जो है वो रहता है, ठीक है। दूसरा है आपका टेस्टिस, टेस्टिस यानी वृषण, जहाँ पे आपका शुक्राणु यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तीसरा हो गया वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी। ये एक रास्ता है जिस रास्ते से होकर के आपका शुक्राणु जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। ये शुक्रवाहिनी यानी शुक्राणु का कैरियर, ये रास्ता है, ये टनल टाइप का है ना, पाइप टाइप का, जिससे पाइप है जो जिससे शुक्राणु बाहर आते हैं, ठीक है। तीसरा है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल मतलब ये शुक्राशय है जहाँ पे शुक्राणु जाकर के स्टोर होते हैं, ठीक है। वहाँ से निकलने के बाद आगे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है पेनिस, पेनिस यानी शिश्न, जहाँ से आपका फिर शुक्राणु जो है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट। तो ये आपका किसका है? नर का। अब चलिए मादा का के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए मादा, मादा में क्या क्या है? मादा में आपका है सबसे पहले कि ओवम का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? ओवरी में। ओवरी है पहला, ठीक है। ओवरी है यानी ओवरी कहाँ रह रहा है? अंडाशय में। मतलब ओवरी क्या है? अंडाशय हिंदी में, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है? अंडाणु रहता है यानी ओवम रहता है, ठीक है। दूसरा है यूट्रस। यूट्रस क्या है? इसको बोलते हैं गर्भाशय। ये क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय यानी जहाँ पे आपका जाइगोट इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। जाइगोट जब निषेचन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फैलोपियन ट्यूब से जो आपका फेटस है वो कहाँ आकर के रुकता है? गर्भाशय में, जहाँ पे बच्चा पलता बढ़ता है, ठीक है। थर्ड पोर्शन क्या है? ओविडक्ट, जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, या फिर फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब हिंदी में भी फैलोपियन ट्यूब ही बोलते हैं, या फिर अंडवाहिका। यानी ये भी क्या है? ये एक कैरियर है। जिस तरह से वहाँ पे क्या था? शुक्रवाहिनी था, है ना, मेल में, उसी तरह से मादा में अंडवाहिका है जो कि क्या कैरी करती है? ओवम को यानी अंडा को लेकर के जाती है। प्रश्न ये भी पूछता है, अंडवाहिका हो गया है ना, तो प्रश्न ये भी पूछता है अंडवाहिका से
कि निषेचन जब होता है, यानी जो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों निषेचित हो करके कहाँ पे रुकते हैं, तो निषेचन कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन निषेचन जो होता है वो अंडवाहिका में होता है। क्लियर है। इसके और अंग क्या है, सर्विक्स, ठीक है, यानी ग्रीवा बोलते हैं इसको, और एक और यंग योनि पार्ट है इसका, ठीक है, मादा जनन तंत्र का। योनि यानी वेजाइना, ठीक है, वेजाइना टोटल पार्ट है, उसको बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट ये आपका मादा जनन तंत्र, और इससे पहले हम लोग नर जनन तंत्र देखे थे। एक एक ध्यान रखिए, मादा जो गैमेट्स है यानी फीमेल गैमेट्स यानी मादा युग्मक, उसको बोलते हैं अंडाणु, और जो मेल गैमेट्स है उसको बोलते हैं शुक्राणु, यानी इंग्लिश में स्पर्म, ठीक है, और इसमें इसको ओवम, ठीक है। चलिए, ये यहाँ से है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो नर जनन तंत्र में वृषण है, शुक्राणु है, ठीक है, शुक्रवाहिनी है, कौन सा नहीं है, गर्भाशय। गर्भाशय किसका भाग है, मादा जनन तंत्र का। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आप कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए भाई, सेम क्वेश्चन, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी, ठीक है। अभी हमने आपको बताया अंडवाहिका, क्या बताया, अंडवाहिका। ये जो अंडवाहिका है वही कहलाता है डिंब वाहिनी, वही क्या कहलाता है, डिंब वाहिनी, यानी जो फैलोपियन ट्यूब है उसी को बोलते हैं डिंब वाहिनी। तो फैलोपियन ट्यूब कहाँ है, मादा में ही है, गर्भाशय मादा में ही है, अंडाशय मादा में भी है, शुक्रवाहिका कहाँ है, ये आपका मेल में है, ठीक है। शुक्रवाहिका कहाँ है, वास्ट डिफरेंस कहाँ है, मेल में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या है, किसमें होता है, का एग्जाम्पल जो आपको पढ़ना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। पहला आप याद रखिए, जो आपके बुक का है पहला जो पोर्शन है वो है विखंडन। क्या है, विखंडन, एक मिनट इसको हटाते हैं। क्या है, विखंडन। विखंडन यानी जहाँ पे आपका न्यूक्लियस जो है ना, वो टूटता है, ठीक है। कोशिका का विभाजन होता है, सेल का विभाजन होता है, वो भी उसको विखंडन बोलते हैं। विखंडन आपको दो तरह के पढ़ना है, ये एक द्वि विखंडन यानी द्विखंडन में आता है, और दूसरा है बहुखंडन। ये विखंडन का ही पार्ट है, इसका पार्ट है विखंडन का। मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन, इंग्लिश में बाइनरी फिजन, और ये है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो जल्दी से एग्जांपल दीजिए। द्विखंडन का एग्जांपल क्या है, बहुत फेमस एग्जांपल, अमीबा, हिंदी में भी अमीबा ही बोलते हैं। और बहुखंडन का एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम, हिंदी इंग्लिश में भी प्लाज्मोडियम ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुखंडन का प्लाज्मोडियम है और द्विखंडन का अमीबा है। क्लियर है। तो ये विखंडन, विखंडन में याद रखना है आपको, कोशिका का विभाजन होता है। उसी का मिलता जुलता है एक दूसरा खंडन, क्या है, खंडन। खंडन में जीव का विभाजन होता है, ठीक है। तो जीव का विभाजन होता है, इसका एग्जाम्पल याद रखिए आप, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। स्पाइरोगाइरा जो है वो क्या है, खंडन है, क्या है, खंडन है, ठीक है। इसमें जीव का विभाजन होता है, अलग अलग नए नए जीवों में बढ़ जाता है। चलिए, इसमें विखंडन में कोशिका विभाजन, खंडन में जीव विभाजन, अलग अलग जीवों में बढ़ जाता है। चलिए आगे आगे देखिए, एक खंड दो हो गया, यानी एक खंड विखंडन हो गया, और दूसरा आपका विखंडन और दूसरा आपका खंडन हुआ। विखंडन में भी हम लोगों ने दो देखा। अब उसके बाद तीसरा देखेंगे, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन जो है इसका मतलब है रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। रीजनरेशन किसका भाग है, इस किस में होता है, प्लेनेरिया में। किसमें होता है, प्लेनेरिया, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, हिंदी में भी प्लेनेरिया ही बोलते हैं इसको, प्लेनेरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है पुनरुद्भवन में, जैसे मान लो ये प्लेनेरिया है, ठीक है। इस प्लेनेरिया को मान लीजिए आप काट दिए, ऐसे दो पार्ट में मान लीजिए काट दिए, तो काट दिए तो ये नीचे वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन इस तरह से हो जाएगा, कट गया तो,
और नीचे वाला पोर्शन इस तरह से होगा। तो नीचे वाले पोर्शन में ऊपर वाला पोर्शन अपने आप जनरेट हो जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन में नीचे वाला जो पोर्शन है वो अपने आप जनरेट हो जाता है ना, उद्भव हो जाता है। इसी को बोलते हैं पुनर्उद्भवन। ये किस में होता है? प्लेन एरिया में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग, प्लेन एरिया 3 हो गया। उसके बाद बडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न रहते हैं। बडिंग, बडिंग यानी मुकुलन, ठीक है। यानी जैसे ये मान लो एक हाइड्रा है, ठीक है, इस तरह से इसी में एक मुकुल का पैदा होता है, ठीक है, बर्ड निकलता है और लास्ट में यही बर्ड क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है और एक नया जीव पैदा हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मुकुलन। ये किस में होता है? ये हाइड्रा में होता है। हाइड्रा हिंदी में भी हाइड्रा ही बोलते हैं और ईस्ट में होता है, ठीक है। तो हिंदी में भी इसको ईस्ट और ये है आपका हाइड्रा, दोनों में क्या होता है? मुकुलन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। मुकुलन के बाद हम लोग देखेंगे, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर लीजिए, आप बुक में है भी और आप पढ़े भी होंगे इसको। चलिए मुकुलन के बाद आपका बीजाणु समासंग, बीजाणु समासन, बीजाणु समासन यानी स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? याद रखिए, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है डॉट 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 और फिर लास्ट में ये सब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किस में होता है? राइजोपस में। किसमें होगा? राइजोपस, राइजोपस में। तो राइजोपस में हो जाएगा बीजाणु समासंग, ठीक है। चलिए आगे देखिए हम लोग, आगे नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, हमने कहा है कि आप अगर इस सीरीज़ को देख लीजिएगा तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे एमसीक्यू के, जिस जिस चैप्टर के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। अब ये कायिक प्रवर्धन जो है ना, ये किस में होगा? जैसे गुलाब वगैरह का फूल पौधा हो गया है ना, उसको लगाने के लिए कलम काट करके हम लोग लगाते हैं, वो सब क्या है? कायिक प्रवर्धन है। एग्जाम्पल एक इसमें से पूछता है, ब्रायोफाइलम। ये कहाँ होता है? पानी में होता है ये पौधा, ठीक है। ये फूल से जनरेट होता है, अरे सॉरी, पत्ती से ही नया पौधा जनरेट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम। और ब्रायोफिलम जो है ये, इसमें किससे जनरेशन होता है, किससे प्रोडक्शन होता है, किससे रिप्रोडक्शन होता है, किससे जनन होता है? तो ये होता है कायिक प्रवर्धन से, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से। क्लियर है? तो ये आपके इम्पॉर्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप्स हैं वो देखें और किस में होता है ये भी हमने देख रखा है। यहीं से आपका प्रश्न आएंगे तो आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे, आई होप, ठीक है। चलिए अब इसको आप देख लीजिए, इसको आप कर लेंगे। क्या है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा और ईस्ट में। इसका सही क्या हो जाएगा? ईस्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आप सही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो फिर से हम लोग एक बार इसको, हाँ एक चीज़ छूट गया था ना, लिस्मानिया, ठीक है। चलिए तो अमीबा में क्या होता है? अमीबा होता है आपका द्विखंडन, यानी द्विखंडन, ठीक है। अमीबा हो गया आपका द्विखंडन। प्लाज्मोडियम हो गया बहुखंडन, बहुखंडन, दोनों विखंडन का ही पार्ट है। लेस्मानिया भी क्या है? लेस्मानिया द्विखंडन ही होता है। अमीबा और लेस्मानिया में अंतर यही है कि अमीबा कहीं से कट सकता है, ठीक है, और लेस्मानिया हमेशा एक मतलब वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल होता है ये, ठीक है। लेस्मानिया जो होगा वो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन होगा इस टाइप से, ठीक है। और दोनों में पार्ट में लास्ट में ये क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन यहाँ से हट जाएगा अलग अलग, ठीक है। तो ये लेस्मानिया भी द्विखंडन होता है और अमीबा भी द्विखंडन होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या होता है? व्हाट आर द स्पेशल प्लेसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगा? नदी केवल एक, तालाब एक, है ना, जंगल मल्टीपल, घर एक। तो इसमें मल्टीपल कौन हो रहा है? विशिष्ट, इसलिए विशिष्ट स्थल कौन होता है? जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन वन लाइनर है, ये लास्ट चैप्टर से है। तो चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया था, जल्दी से आंसर करिए, हाँ कीजिए, हाँ ठीक,
1970, 1970, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1970। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था ये। महिलाएं जो थी वो पेड़ को पकड़ करके चिपक गई थी, ताकि पेड़ कटने से बचाया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल, हरियाणा के गढ़वाल के किस गांव से है, तो गढ़वाल का रेनी गांव से। ठीक है, ऑनलाइनर है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ऑप्शन है खेजड़ी वृक्ष, बी भारत वृक्ष, सागवान वृक्ष, इनमें से कोई नहीं। द बिश्नोई पीपुल आर फेमस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच ट्री, खेजड़ी ट्री, इंडियन ट्री, टीक ट्री, नन ऑफ दिस। कौन होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए यानी खेजड़ी वृक्ष। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, वन लाइनर है। ऑप्शन क्या क्या है, गंगा, भागीरथी नदी पर, गंगा नदी का ही भागीरथी नाम है। दूसरा नर्मदा नदी पर, तीसरा कावेरी नदी पर, और चौथा तुंगभद्रा नदी पर। टेहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, गंगा या भागीरथ रिवर, नर्मदा रिवर, कावेरी रिवर, तुंगभद्रा रिवर। इसका सही आंसर करिए। हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए यानी भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बंधा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बेतला राष्ट्रीय उद्यान उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेतला नेशनल पार्क, और इम्पॉर्टेंट इसलिए से लहजे से हो जाता है क्योंकि ये आपके स्टेट का यानी झारखंड स्टेट का ये एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है, और कहाँ अवस्थित है ये झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। लातेहार और पलामू के बॉर्डर पे ही है। ठीक है, लेकिन है किसमें, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है, तो बेतला नेशनल पार्क किसमें है, झारखंड में है। किसमें है, झारखंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा, और ऑप्शन नंबर डी दामोदर। ठीक है, सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, गंगा, यमुना, नर्मदा, दामोदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी नदी पर। ठीक है, सरदार सरोवर। चलिए आगे बढ़िए। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, 1973, 1985, 1971, 1983। सही आंसर कीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, कब हुआ, 1985। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न अत्यधिक विषैला उत्पाद है। जीवाश्म ईंधन अगर अपूर्ण दहन होता है, पूरी तरह से वो नहीं उसका दहन हो पाता है, पूरी तरह से नहीं जलता है, तो क्या होगा, तो कार्बन, उसमें कार्बन मौजूद है, तो कार्बन है तो कार्बन के हिसाब से निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा विषैला कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खादीन पाए जाते हैं, खादीन कहाँ पाया जाता है, ये एक जैसे डाउनवर्ड स्लोप है ना, पहाड़ हिली एरिया टाइप का, मतलब डाउनवर्ड स्लोप है, तो वहाँ पे उसको गड्ढा डैम टाइप का बना करके पानी को रोका जाता है, उसी को बोलते हैं खादीन। ये कहाँ पे प्रचलित है, राजस्थान में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा बड़े बांध बनाने का लाभ नहीं है, इनमें से कौन जो है वो बड़े बांध बनाने का लाभ नहीं है। पढ़िए इसको, इसके ऑप्शंस को। जल का पर्याप्त भंडारण, बांध बनेगा तो जल का पर्याप्त भंडारण होगा कि नहीं, तो होगा। ठीक है, ये तो सही है, लाभ है इसका। विद्युत उत्पादन, बांध बनेगा तो विद्युत उत्पादन भी होगा, ये भी लाभ है। ठीक है, जैव विविधता में कमी, जैव विविधता में कमी, ऐसा नहीं है बांध बनने के बाद जैव विविधता में कमी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, गलत ऑप्शन है ये, मतलब ये लाभ नहीं है में आ जाएगा। ठीक है, अधिक जल खपत करने वाली फसलों की विविधता में उपयोग, ये तो हो सकता है भाई, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी आपके पास मौजूद रहेगा तो आप उसे सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस इन बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता में कमी, ये इसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर है ना। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज नहीं है, बाकी ये तीनों इसका क्या है, एडवांटेज है। क्लियर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर
चलिए आगे बढ़िए। खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? 5%, 10%, 20%, 15%। क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। याद रखिए, पौधा जो है 100% सूर्य का प्रकाश लेता है और वो सूर्य के प्रकाश में से केवल 1% जो है उसको वो खाद्य के रूप में, मतलब भोजन के रूप में परिवर्तित कर पाता है। भोजन कितना? 1%। कौन? पौधा जो खाना बना रहा है, यानी 100% का 1% में वो खाना में, भोजन में कन्वर्ट करता है। और उसको जो खाता है वो उस पौधे के एनर्जी का 10% भाग प्राप्त होता है। फिर उसको जो खाएगा उसका 10% उसको प्राप्त होगा। ठीक है, तो 10% रूल लागू होता है। तो याद रखिएगा, पौधा जो है वो सूर्य के प्रकाश का 100% जो ऊर्जा है उसको वो केवल 1% ऊर्जा को ही खाद्य के रूप में परिवर्तित कर पाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10%। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक कितना प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होता है? 10%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिजली उत्पादन, अभी हमने आपको बताया। मिट्टी के अपरदन को रोकना? नहीं। जल प्रदूषण को रोकना? नहीं। तो क्या होगा? जंगलों को काटने से बचाना होगा ना सही आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जंगलों को काटने से बचाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? मेघा पाटेकर, मेनका गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, बीजू पटनायक। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट है प्रकाश संश्लेषण। तो कहाँ होता है? पत्ती में, केवल तना में, पौधे के सभी हरे भागों में, जड़ों में। तो जहाँ जहाँ हरा भाग है यानी क्लोरोफिल मौजूद है वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है? CO2 प्लस H2O, है ना? ये किस में परिवर्तित होता है? C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, है ना, प्लस ऊर्जा। कौन दे रहा है इसको? सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिल रहा है और क्लोरोफिल में ये काम हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता यानी सीरीज आप देख लीजिए। पहला हो गया उत्पादक। उत्पादक पेड़ पौधे जो उत्पादन करते हैं स्वयं, उसको, उस पेड़ पौधे को खाने वाला जो पहला जंतु होगा उसको बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। फिर उस प्राथमिक उपभोक्ता पर जो दूसरा निर्भर होगा उसको बोलेंगे द्वितीयक, और उस द्वितीयक पर जो निर्भर होगा उसको बोलेंगे तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, पोषी स्तर की बात करेंगे तो उत्पादक पहला पोषी स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा वो दूसरा पोषी स्तर, द्वितीयक जो उपभोक्ता होगा वो तीसरा पोषी स्तर, और जो तृतीय उपभोक्ता होगा वो चौथा पोषी स्तर। क्लियर है? तो जैसे अगर मान लीजिए कि आपका पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा को खाया बकरी, मान लीजिए बकरी खा लिया, और बकरी को खा लिया आपका मनुष्य, भी खा लेते हैं। ठीक है, मनुष्य को खा लिया कौन? शेर खा लिया। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ये 4 स्तर हो जाएंगे पोषण स्तर, पोषक स्तर। और ये पहला जो घास हो गया वो उत्पादक हो गया, बकरी जो हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, बकरी को जो खा रहा है, मान लीजिए भेड़ खा रहा है, भेड़िया, तो वो हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, और भेड़िया को शेर खा जा रहा है तो वो हो गया तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर है? चलिए, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? प्राथमिक उपभोक्ता यानी क्लियर है इसमें कि जो पेड़ पौधा खाता है। तो पेड़ पौधा ये खीबे नहीं करता है, ये खाता है, हिरन खाता है, डियर खाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। पदार्थों के अपघटन पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन एंड डाइजेशन ऑफ सब्सटेंस। तो डाइजेशन ऑफ सब्सटेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा चीज़ है? एंजाइम्स। ठीक है, कौन सा है? एंजाइम्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो लार है, सैलिवा से कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला मतलब क्या है? खाने की, खाद्य भोजन की श्रृंखला, है ना। कौन किस पर निर्भर होता है भोजन के लिए, उसकी जो श्रृंखला होती है उसी को बोलते हैं हम लोग आहार श्रृंखला। तो घास, गेहूँ, आम। घास, बकरी, मानव। घास को बकरी, बकरी को मानव।
तो ये एक श्रृंखला है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ग्रास को गॉड खाएगा, गॉड को ह्यूमन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? मतलब जो डिग्रेड न हो, जो निम्न न हो, जो निम्नीकरण जिसका न हो सके, कौन है? लकड़ी, इसका हो जाएगा, कार्बन है इसमें। कागज, इसका भी हो जाएगा, कार्बन है। टमाटर, है ना, ये भी हो जाएगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक का नहीं होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजैव निम्नीकरण कौन है? प्लास्टिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक परितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? एक पूरे इकोसिस्टम में विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम में कौन है? बायोटिक और एबायोटिक, यानी जैव और अजैव। ठीक है, जैव और अजैव, तो यानी जीवधारी और निर्जीव दोनों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो एक परितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बायोटिक और एबायोटिक पूछेगा तब भी आप कर दीजिएगा। ठीक है, जैव अजैव पूछेगा तब भी आप कर देंगे। किसी आहार श्रृंखला में, ये क्वेश्चन देखिए, किसी आहार श्रृंखला में अजैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषीय स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन द इंक्रीजिंग अमाउंट्स एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? प्रदूषण, एकत्रीकरण, सुपोषण, जैव आवर्धन। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, है ना। एक इसमें पूछता है कि कौन सा पेस्टिसाइड्स है वो, तो डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एसिड। ठीक है, तो डीडीटी जो है वो आपका पिछला बार के जो बोर्ड के एग्जाम्स थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन एक भौतिक कारक नहीं है? भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर नहीं है। ताप, वर्षा, वायु, तीनों फिजिकल फैक्टर है। सूक्ष्म जीव, है ना, जीव कोई फिजिकल फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो क्या है? मटर, उड़हुल, गुलाब, शहतूत, है ना। चलिए आप आंसर आराम से इसको कर देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र कोशिका के जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक में। अच्छा, कोशिका में है तो कोशिका में ही केंद्रक आता है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन इस अगर केंद्रक ऑप्शन में दे दिया तो आपका केंद्रक, क्योंकि केंद्रक में ही, कोशिका के केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जिसका जो गल जाए, सड़ जाए, खत्म हो जाए, यानी जो मिट्टी में परिवर्तित हो जाए, वो क्या है? जैव निम्नीकरण। तो यानी घास हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, चमड़ा नहीं होगा। घास हो जाएगा, है ना, लकड़ी, प्लास्टिक नहीं होगा, प्लास्टिक आ गया। फलों के छिलके हो जाएगा, केक हो जाएगा, नींबू का रस हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा जैव निम्नीकरण पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, केक, लकड़ी और घास, ये भी है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है क्वेश्चन? अलैंगिक जनन से विविधता की संभावना सबसे कम होती है। अलैंगिक जनन से विविधता की संभावना सबसे कम होती है। चलिए, किसी स्पीसीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है। यानी सब में यह कहा जा रहा है कि सभी जो स्पीसीज होंगे उनमें विविधता जो होंगे वो एक ही जैसा, एक ही तरह की विविधता, एक ही तरह का अलगाव उसमें दिखेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। चलिए तो सही नहीं है, तो एक तो मिल गया, ये सही नहीं है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अनुवांशिक संगठन में परिवर्तनों के कारण विविधता आ जाती है, तो ये तो ठीक है। पर्यावरण परक कारकों द्वारा, या इसको हटा देते हैं, पर्यावरण पर परक कारकों द्वारा परिवर्तनों का वर्ण किस विकास की प्रक्रियाओं का आधार बनता है? तो ये भी क्या है? सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, मतलब कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी सभी में विविधता समान होने की कोई संभावना नहीं होती, अलग अलग होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? अभी हमने देखा इस क्वेश्चन को, ये इसलिए है ताकि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकें। ठीक है, चलिए आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। आगे देखते हैं हम लोग समजात अंगों का उदाहरण। समजात अंग और एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। समजात अंग का मतलब हो, समजात अंग और समरूप अंग, दो तरह के अंग आपको पढ़ने हैं, दो तरह के अंग होते हैं अंग का विभाजन। तो समजात अंग किसको कहते हैं? जो कि संरचना एक ही जैसा हो लेकिन कार्य अलग अलग हो। संरचना एक जैसा हो और कार्य अलग अलग, कार्य क्या हो? अलग अलग हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग समजात अंग। समरूप अंग किसको बोलेंगे? जिसका कार्य एक जैसा हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, उसको बोलेंगे हम लोग समरूप अंग, एनालोगस ऑर्गन। क्लियर है? फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। समजात अंग कौन होगा? जिसकी संरचना समान होती है, एक ही जैसा बनता है, एक ही जैसा बनने के तरीका एक ही है लेकिन उसका कार्य अलग अलग होता है, तो उसको बोलेंगे समजात अंग। समरूप अंग क्या होगा? जो जिसकी संरचना जो है वो अलग अलग है, अलग अलग संरचना, यानी किसी का बनना किसी और चीज़ से कोई अलग अलग तरीके से बन रहा है लेकिन काम दोनों का एक ही हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे समरूप अंग। चलिए उदाहरण देखते हैं। समजात अंग का पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर देखते हैं हम लोग समजात अंगों के उदाहरण। तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, बिल्कुल सही। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद दोनों का संरचना सेम है लेकिन दोनों का काम क्या है? अलग अलग। कुत्ते का अग्रपाद दौड़ने में सहायता करता है, हमारा हाथ पकड़ने में सहायता करता है। फिर हमारे हाथ और हाथी के दांत दोनों क्या है? संरचना एक ही जैसा है लेकिन कार्य अलग अलग है। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, है ना, मतलब आलू का ऊपर वाला भाग छिलका और घास का, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर आलू का जो एक मिनट सॉरी, है ना, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, तो यानी क्या है? आलू जो हो रहा है उसका डेवलपमेंट नीचे, बैठ कहाँ रहा है? नीचे। घास ओवर ग्रोथ कहाँ हो रहा है? ऊपर। ठीक है, तो यानी कार्य अलग अलग हैं लेकिन उसकी संरचना क्या है? सेम है। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? उपरोक्त सभी क्या है? समजात अंगों के उदाहरण है। ठीक है, समरूप अंग क्या हो जाएंगे? अ, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख। तो पक्षी के पंख जो हैं और चमगादड़ के पंख, दोनों का संरचना क्या है? अलग अलग है लेकिन कार्य क्या है? दोनों का काम जो है वो सेम है। ठीक है, अ, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पर परागन। क्या बोलेंगे? पर परागन। अगर एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है तो उसको स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, या केवल पॉलिनेशन बोलते हैं। ये दोनों परागन का ही भाग है, पर परागन और स्वपरागन। अगर अपने ही पुष्प के, एक ही पुष्प के परागकण उसी अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसको स्वपरागन, और एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसको बोलते हैं पर परागन। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पर परागन। ठीक है, फिर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें कि एक पुष्प के जो वर्तिकाग्र पोलन ग्रेन्स हैं, है ना, ट्रांसफर हो रहे किस पर? स्टिग्मा ऑफ अदर अनदर फ्लावर। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पौधे के फूल के बारे में, है ना। तो क्या क्या है फूल का? जो नर और मादा जो है ना, वो स्त्री केसर, स्त्री केसर और पुंकेसर में बटा हुआ है। कौन? पुष्प का। ठीक है, तो स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर के अंग क्या क्या हैं? तीन भाग हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल और ओवरी। ओवरी यानी अंडाशय, ठीक है, स्टाइल यानी वर्तिका, और स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, वर्ति वर्तिकाग्र। तो ये तीन चीज हो गया इस स्त्रीकेसर के, स्टिग्मा का वर्तिकाग्र, स्टाइल वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, वैसे ही पुंकेसर का क्या हो जाएगा? पुंकेसर का, पुंकेसर यानी इसको बोलेंगे हम लोग स्टामेन। तो स्टामेन का पार्ट क्या क्या हो जाएगा? स्टामेन का पार्ट हो जाएगा परागकोश, यानी परागकोश, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग एंथर। क्या बोलेंगे? एंथर यानी परागकोश। और दूसरा हो जाएगा
तंतु, क्या हो जाएगा, तंतु यानी फिलामेंट। तीसरा हो जाएगा परागकण यानी पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन ये किस में मौजूद होते हैं, पोलन ग्रेन एंथर में मौजूद होते हैं। यही पोलन ग्रेन क्या होते हैं, पराग कोश से यानी स्टैमेन के पराग कोश से स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं, तो उसके बाद निषेचन होता है। ठीक है, मतलब वो जाएगा नीचे ओवम के पास, है ना, और वहाँ पे निषेचन होगा। तो ये आप देख लिए। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कुछ पौधे एकलिंगी होते हैं और कुछ पौधे उभयलिंगी होते हैं। एकलिंगी का मतलब कि वे पौधे जिसमें एक फूल में, एकलिंगी का मतलब जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर अलग अलग हो, और स्त्री केसर दोनों फूल में क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग फूल में हो। ठीक है, उसको बोलेंगे एकलिंगी। और उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही, है ना, पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही जननांग में उपस्थित होते हैं, है ना, दोनों एक ही जगह उपस्थित होते हैं, तो उसको बोलते हैं उभयलिंगी। क्लियर है। अब उभयलिंगी में एग्जाम्पल आप याद रखिए, हिबिस्कस यानी गुड़हल, गुड़हल हिबिस्कस, ठीक है, उभयलिंगी है। और सरसों, और क्या है, सरसों, ये दोनों क्या है, उभयलिंगी है। और एक लिंगी में क्या याद रखिए, पपीता और तरबूज। पपीता और तरबूज जो है वो एक लिंगी है, और गुड़हल और सरसों जो है वो उभयलिंगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये तो देख लिए हम लोग, परागन, पर परागन। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन स्त्रीकेसर का भाग नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया। तो स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, तीनों है। तो कौन नहीं है, पराग कोश नहीं है। कौन सा नहीं है, पराग कोश नहीं है, एंथर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडार भी संचित होता है, उसे क्या कहते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक, युग्मनज, उत्तक। तो कौन होगा, इसको बोलते हैं हम लोग मादा युग्मक, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, ब्रायोफिलम में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा प्रजनन होता है, अभी हमने डिस्कस किया। कौन हो जाएगा ब्रायोफाइलम में, कायिक प्रवर्धन। विखंडन में देख लिए कौन कौन, जल्दी, अमीबा, प्लाज्मोडियम और लेस्मानिया। मुकुलन में कौन कौन, हाइड्रा और ईस्ट। बीजाणु समासंग में कौन, राइजोपस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पराग कणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागन। क्या कहते हैं, परागन, पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आपके ये 2 मार्क्स में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परागन का परिभाषा लिखिए, है ना, और एकलिंगी पुष्प का एक उदाहरण दीजिए, ये एकलिंगी जो पौधा है उसका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आप दे देंगे। पराग कणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। ठीक है, और एक लिंगी में आप एग्जाम्पल दे देंगे, पपीता या फिर तरबूज का। चलिए नेक्स्ट, एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रण करता है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, है ना, तो आप इसको कर लेंगे आसानी से। ठीक, तो यौना लड़कों में कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन गर्ल्स में, महिला में टेस्टोस्टेरोन बॉयज़ में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। बॉयज़, बॉयज़ के लिए पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, वृषण से निकलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक ऐसे जीव का नाम बताएं जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। ईस्ट, मुकुलन, अमीबा, द्विखंडन, पैरामेशियम। ठीक है, सीलिया के द्वारा होता है, तो ये भी पैरामेशियम जो होगा। और अच्छा नेक्स्ट क्या है, बहुखंडन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहुखंडन का प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, पैरामेशियम भी द्विखंडन से ही होता है, तो प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा, बहुखंडन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण आ गया क्वेश्चन। तो एक लिंगी में कौन होगा, पपीता, और बहुलिंगी में कौन हो जाएगा, सरसों, सूरजमुखी और हिबिस्कस। ठीक है, उभयलिंगी मतलब बहुलिंगी नहीं, उभयलिंगी मतलब दोनों एक ही में है जिसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
निम्न में से कौन मानव मादा जनन का तंत्र का भाग नहीं है? इसका आंसर आप जल्दी करिए क्योंकि ये सेम क्वेश्चन कराया जा चुका है। चलिए ये आपके लिए है। नेक्स्ट, पराग कोश में होते हैं क्या? बाह्य दल, अंडाशय, अंडाणु, परागकण। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परागकण होते हैं। अंडाणु किस में होते हैं? अंडाशय में होते हैं। बाह्य दल किसको कहते हैं? जो पुष्प का, जैसे मान लो ये पुष्प है ना, तो ये पुष्प है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग बाह्य दल। पुष्प के ये जो पोर्शन है, ये पार्ट है, इसको बोलते हैं बाह्य दल। और ये जो पंखुड़ी है इसको बोलते हैं दल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है? विखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन। हमने डिस्कस कर लिया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें, है ना, कि कौन सा इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना। बायो आई थिंक आज समाप्त हो गया, और जो भी प्रश्न हैं वो सारे हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट साइंस के नेक्स्ट पोर्शन को लेकर के, फिजिक्स का पोर्शन अभी बाकी है, तो हम लोग फिजिक्स के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग आंसर में चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो इंग्लिश का है, इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को देखेंगे चैप्टर वाइज। क्लियर है? और उसके स्टोरी को भी हल्का डिस्कस करेंगे। तो वो जहाँ जो अभी तक आप इंग्लिश अगर आप कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उसके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा। तो आप हर शाम 7 बजे जुड़ जाइए और लाभान्वित होइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।